वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जो बच्चे बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या टीचिंग से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वी यूजुअली फिनिश वर्क अर्ली। सामान्यतः हम अपना काम जल्दी फिनिश करते हैं। यहाँ फिनिश अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इसका अपना ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। यूजुअली एक एडवर्ब है जो इस फिनिश को क्वालिफाई कर रहा है। इस ट्रांजिटिव वर्ब का अपने आप में जो सब्जेक्ट है वो वी है। और मेरा तो ये मानना है कि जो एसएससी वाले स्टूडेंट्स है ना, एसएससी वाले स्टूडेंट्स को भी इस तरीके के क्वेश्चन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ही इज सस्पिशियस ऑफ ऑल हिज नेबर्स। अरे मैंने तो बोल ही दिया आपके सामने आंसर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ फिल द ब्लैंक्स में करेक्ट प्रेपोजिशन लगानी है, ही इज सस्पिशियस ऑफ, ठीक है ना जी। तो सस्पिशियस के साथ हम ऑफ लगाते हैं। ये सस्पिशियस अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये इसका सीधा सीधा मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ, आप इसको पैसेज पढ़कर आराम से देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। अगर आपकी तैयारी एक सही इंसान के साथ, एक सही सिलेबस के साथ और एक सही टेक्निक के साथ। सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस खास क्लास में मेरे बच्चों। यूपी पीसीएस का अपना सीसेट एग्जामिनेशन हुआ, जिसके प्रीलिम्स के इंग्लिश वाले सेक्शन का हम पूरा आंसर की आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जो बच्चे बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या टीचिंग से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे मेरे बैच में अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों ने इंग्लिश एक्यूमेन से या वोकैब से अपनी तैयारी की है, तो उन बच्चों के लिए ये पेपर बहुत आराम से निकलने वाला पेपर है। तो इस पेपर की पूरी प्रॉपर आंसर की मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आखिर तक इस पूरे के पूरे सेशन को देखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे, इन्हीं की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है और इन्हीं की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। चलिए बच्चे, तो कहानी को शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है, आपको करेक्ट स्पेलिंग इन लिखे हुए सभी शब्दों में से पहचाननी है। तो इसे बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। जब एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं हम, तो सर ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है जी। इसमें अंत में एफ लगाना पूरी तरीके से गलत है और टी लगाना पूरी तरह से गलत है। तो करेक्ट स्पेलिंग हमारे सामने होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऐसे इंसान के लिए यूज किए जाने वाला शब्द है जो इंसान किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करता है और उस बिजनेस को मेंटेन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, शी रोड दिस आर्टिकल ब्लैंक हर हॉलीडे। अब मेरे बच्चों देखो, सबसे पहले तो यहाँ हमारे सामने एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ये ट्रांजिटिव वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इस ट्रांजिटिव वर्ब का अपना सब्जेक्ट है जो कि कुछ और नहीं, प्रोनाउन है, ठीक है जी। अब हमारे सामने इस लिखे हुए ऑब्जेक्ट में ये नाउन है और ये इसके लिए लिखा हुआ डिटरमिनर है। सर मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, उसने इस आर्टिकल को कब लिखा, तो जब कब की बात हमारे सामने आती है तो कब का आंसर, ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है वो एडवर्बियल फ्रेज के नाम से हमें आंसर देता है, क्योंकि ये व्हेन का आंसर दे रहा है, ठीक है ना जी। तो यह इन हर हॉलीडे की बात यहाँ बिल्कुल गलत चली जाएगी, ठीक है ना जी, कोई सेंस इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना जी। यहाँ पर बाई की बात करते हैं तो किसी समय के पूरे होने के बारे में ये बताता है, ठीक है जैसी। अब अगर ओन हम बात करते हैं तो ओन हमें उस समय की जानकारी देता है जो स्पेसिफिक हो। जैसे मैं अगर आपको कहता हूं मैं आपसे मिलूंगा ऑन संडे, आई मीट यू ऑन संडे, ठीक है ना। मैं कहूँ ऑन दिस दिवाली, दिवाली का दिन स्पेसिफिक है भाई। तो यहाँ पर हमें कौन सी बात समझ में आती है, ड्यूरिंग कह देना ज्यादा सेंसिबल है। इन यहाँ पर इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि इन एक ड्यूरेशन को तो बताता है लेकिन अंतिम समय से पहले बताता है। ड्यूरिंग का मतलब हमें समझ में आया कि जो ये ड्यूरेशन है इसमें किसी भी दिन उस इंसान ने लिखा है, ये कंफर्म नहीं है। तो ज्यादा सुटेबल आंसर ड्यूरिंग से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक प्रेपोजिशन का सवाल आप लोगों के सामने ये पूछा है भाई। सवाल ये क्या कहता है, वी यूजुअली फिनिश वर्क अर्ली। सामान्यतः हम अपना काम जल्दी फिनिश करते हैं। यहाँ फिनिश अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इसका अपना ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। यूजुअली एक एडवर्ब है जो इस फिनिश को क्वालिफाई कर रहा है। इस ट्रांजिटिव वर्ब का अपने आप में जो सब्जेक्ट है वो वी है। आगे हमारे सामने ये लिखी हुई एक एडवर्ब है तो जो इस फिनिश को क्वालिफाई कर रहा है। कब फिनिश करते हैं काम को, जल्दी फिनिश करते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद ये भी हमारे सामने कब का ही आंसर दे रहा है और कब का आंसर देने वाला ये एक से ज्यादा शब्दों का जो ग्रुप है वो एडवर्ब फ्रेज बनता है। तो यहाँ पर एट की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक टाइम को बताता है, ठीक है ना जी। अब हमारे सामने ड्यूरिंग, तो ड्यूरिंग का मतलब तो जब हमारे सामने किसी समय का ऐसा अंतराल दिया गया हो जो स्टार्ट हो और जिसका अपने आप में एंड हो। यहाँ पर फ्राइडेज कहने का मतलब क्या होता है, यानी कि सप्ताह का हर एक फ्राइडे, सप्ताह का हर एक फ्राइडे हम सामान्यतः अपना काम जल्दी पूरा करते हैं। तो ये ड्यूरेशन तो नहीं है, ठीक है, ड्यूरेशन तो नहीं है। तो स्पेसिफिक दिन की बात कही है, यहाँ पर ये फ्राइडे आया ऑन फ्राइडे,
फ्राइडे, ये फ्राइडे आया ऑन फ्राइडे, और इसी की फ्रीक्वेंसी की वजह से ये प्लूरल बना दिया है, तो बेटर आंसर यहाँ पर ऑन कह देना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दे वर सीन टू गो आउट। आपको इसको एक्टिव वॉइस में लेकर जाना है। सबसे पहले ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में वर और सीन को हम देखेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। अब पास्ट इंडेफिनिट से एक्टिव में अगर जाना है तो सेकंड फॉर्म की तरफ हमें जाना होगा। यहां पर बातचीत गड़बड़ हो गई, ठीक है। आगे हमने ध्यान से देखने का काम किया, हमारे सामने ये जो लिखा हुआ पैसिव का नॉन डूअर है, इस सो का अपना ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, ये बन गया। मेरी बात यहां पर भी क्लियर हो गई, ठीक है बच्चे। अब हमारे सामने ये है कौन से वाली वर्ब, ये है हमारे सामने एक ऐसी फाइनाइट वर्ब जिसको एक्टिव में अगर हम मेंशन करते हैं तो इसके बाद हमेशा हम बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं, ठीक है जी। तो बेयर इन्फिनेटिव का जब ऐसी लिखी हुई वर्ब का, ठीक है जी, जब हम पैसिव बनाते हैं तो इसी को हम प्योर इन्फिनेटिव में बदलते हैं। ये आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर वर्ब एडवांस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव की 8-9 वर्ब्स होती हैं, ठीक है ना जी। तो जब आप इसको एक्टिव में लेकर जाना चाहोगे तो एक्टिव में ले जाने के लिए आप लोगों ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बेयर इन्फिनेटिव में। ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब हमारे सामने इस लिखे हुए सवाल में हमें क्या चुनना होगा, इसके लिए हमें एक्टिव के लिए जनरल डूअर ढूंढना होगा। देखो बच्चों, जनरल डूअर का मतलब क्या होता है। जनरल डूअर, अगर इस सिचुएशन को समझिएगा, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के पैसिव में अगर हमारे सामने नॉन डूअर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर एक प्रेपोजिशन और उसके बाद डूअर, ठीक है ना। कभी कभी ये हमारे सामने डूअर लिखा हुआ नहीं होता तो हमें इसके लिए एक जनरल डूअर को उठाना पड़ता है जो ऐसा एक्शन कर सकता है इस नॉन डूअर के लिए, ठीक है ना। तो इसी को हम एक जनरल डूअर की कैटेगरी में, अगर ये नहीं लिखा तो जनरल डूअर की कैटेगरी में एज्यूम हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना जी। आई तो अपने आप में स्पेसिफिक है, यानी कि मैं, तो ये तो नहीं चल पाएगा। ही अपने आप में किसके लिए यूज हुआ है, ही अपने आप में एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी भी मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन को रिपीट करने से रोकने के लिए यूज होता है। तो दोस्त यहाँ पर इसके चांसेस कम हैं, तो हम जनरल डूअर में किसको लेकर चलते हैं, जनरल डूअर में वी को लेकर चल सकते हैं, पीपल को लेकर चल सकते हैं, पब्लिक को लेकर चल सकते हैं, दे को लेकर चल सकते हैं। दे इसलिए नहीं क्योंकि सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं हो सकता, ठीक है जी। हम अगर जनरल डूअर की बात करते हैं, वन हो गया, समवन हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये देखो एक बहुत बेहतरीन सवाल है, और मेरा तो ये मानना है कि जो एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, एसएससी वाले स्टूडेंट्स को भी इस तरीके के क्वेश्चन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन का आंसर की में गलत है तो आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं और जनरल डूअर का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्राई ब्लैंक स्प्लिट मिल्क। स्प्लिट मिल्क का मतलब क्या होता है, ठीक है ना जी, यानी कि वो जो मतलब कोई काम बिगड़ गया, ठीक है ना जी, जिस चीज को अब आप सुधार नहीं सकते, बदल नहीं सकते, उसके लिए पछताने की आवश्यकता नहीं होती। ये बेसिकली अपने आप में एक ईडियम है, ठीक है ना, और ईडियम के हिसाब से यहाँ पर करेक्ट आंसर यही हमें फिल करना है, ठीक है ना। ठीक है, वो जिसको कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये एक पुरानी कहावत है, आप सभी भाइयों को इसके बारे में जरूर पता होगा। सर आपको इस लिखे हुए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस। आप इस लिखे हुए सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जाएंगे तो सेड को सेज में कन्वर्ट हम नहीं करेंगे। सब जगह सेड लिखा है, सब जगह दैट लिखा है। आई इस ही के अनुसार हमारे सामने ही हो जाना चाहिए। हैव बीन वेटिंग को हैड बीन वेटिंग में लेके जाएंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अपने पास पास्ट में है, तो ये भी गया। करेक्ट आंसर हमारे सामने बी फॉर बॉम्बे बच जाता है। करेक्ट है जी, हाँ कि नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक सवाल है। आइदर ऑफ दीज टू पेन्स, ठीक है ना। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, तो दो में से अगर एक की बात है तो यहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए। अब मेरे भाई आगे लिखा हुआ है गुड, ठीक है। अब इसका जवाब देने के लिए देखो, बेयर तो अपनी जगह नॉनसेंस हो गया, हैव अपनी जगह नॉनसेंस हो गया, इनकी तो अपने को जरूरत है ही नहीं, ठीक है मेरे भाई, इसकी तो अपने आप को जरूरत है ही नहीं। अब यहाँ हमारे सामने जो सवाल फंस जा रहा है वो क्या चीज कहना चाह रहा है, ठीक है। शायद ये लिखा हुआ आर है, ठीक है ना। आर वैसे भी यहाँ पर नहीं आना है, ठीक है। अब सवाल ये आता है जी इसमें आए क्या। देखिए अगर मैं यहाँ पर हैज को लिखने की कोशिश करता हूं तो हैज के बाद हमें लिखने की जरूरत है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना जी। हैज को अगर हम लिखते हैं तो इसके बाद हमें लिखने की जरूरत है ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर हम इज लिखते हैं तो हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखने की जरूरत है,
ठीक है ना, जो सब्जेक्ट की जानकारी देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पहचान ये होती है, ये अपने आप में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। जबकि हैज के बाद सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन कैटेगरी का ही ऑब्जेक्ट हो सकता है। आप अगर इस लिखे हुए गुड को ध्यान से देखेंगे तो गुड अपने आप में एडजेक्टिव है, यानी कि यहां पर हमें लिंकिंग वर्ब के रूप में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज चाहिए, इज चाहिए, ना कि हैज। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कई बार क्या होता है बच्चों की क्वेश्चन को तोड़ना हमें आना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया, हमें उसको तोड़ने का लॉजिक नहीं पता, तो दोस्तों तैयारी अधूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। बाई नेक्स्ट जुलाई, ठीक है ना। बाई अपने आप में बताने की कोशिश करता है कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन के बारे में, ठीक है ना। कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन के बारे में, कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पूर्ण होने की बात करता है, तो किसी भी तरीके से इसे हम परफेक्ट कैटेगरी में लेकर चले जाते हैं। अब यहां पर एक मजेदार बात सामने आ रही है, इस लिखे हुए 4 के साथ हमारे सामने लिखा है 10 ईयर्स। क्या लिखा है? 4 के साथ लिखा है 10 ईयर्स, ठीक है ना। तो यानी कि इस ऑफिस में पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा हूंगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जानने की कोशिश करें तो फ्यूचर को बताने के लिए तो नेक्स्ट जुलाई हमारे सामने है ही, तो सर यहां पर वर्कड की बात नहीं चलेगी, विल वर्क की नहीं चलेगी, विल बी वर्क नॉट एट ऑल। तो करेक्ट आंसर इन सभी चॉइसेस में हम लोगों को डी को ही मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट डज दिस वर्ड निफेरियस मीन। ये जो निफेरियस वर्ड हमारे सामने लिखा है अब ये सभी के सभी जो शब्द है ना दोस्तों, ये सभी के सभी शब्द आप लोगों को टेक्निकल तरीके से याद करना, सिखाना, समझना इस वोकैबुलरीज के जरिए होता है। आप इस बुक के अंदर देखेंगे तो ये सारी वोकैबुलरीज बहुत खूबसूरती से लेकर चले हैं हम। तो निफेरियस हम उस इंसान को कहते हैं जिस इंसान की अपनी बहुत बुरी छवि होती है, और उसकी छवि बुरी होने का क्या कारण है सर? आप कहेंगे उसकी छवि खराब होने का मतलब ये समझ में आता है कि उस इंसान की नैतिकता खराब है, वो दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचता। सर वेल्दी होने की बात नहीं, ऑनेस्ट, सर ये तो नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। डरावना, सर ये अपने आप में अलग ही तरह का शब्द है। सर करेक्ट आंसर हमारे सामने डी हो गया। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाली थियरी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसी चीज को हम लोगों ने वोकैबुलरीज में खूबसूरती से आपके लिए लिखा है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वोकैबुलरीज तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ही है, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, द कंपनी हैज कट ऑल द सैलरीज, ठीक है। आपको इसका पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब अगर इसको हम देखते हैं तो हैज कट, मजेदार बात यह है कि कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है। इस लिखी हुई पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो हैज या हैव के साथ बीन लगाकर थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, ये गड़बड़ हो गई है, ठीक है। यहां पर ये गड़बड़ हो गई, हैव बीन कट दोनों जगह ठीक चल रहा है। अब इस लिखी हुई वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ऑल द सैलरीज है, ऑल द सैलरीज हमारे सामने यहां पर नहीं लिखा है, तो फिर हमारे पास करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ बी बॉम्बे बचता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। सवाल हमारे सामने लिखा है, मैनी अ मैन ब्लैंक डाइड फॉर हिज कंट्री। मेरे बच्चों मैनी अ के साथ हम कहते हैं बहुत में से एक की अगर बात करते हैं तो इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करते हैं, और इसी की वजह से आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, ठीक है जी। अब यहां पर इस लिखे हुए सवाल पर सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। डाई एक वर्ब होती है इंट्रांजिटिव, ठीक है ना। डाई की अगर थर्ड फॉर्म की हम बात करते हैं तो ये डाइड है। अगर मैं इसी के बारे में एडजेक्टिव इसका बनाना चाहूं तो डेड है, ठीक है जी। यानी कि ये एडजेक्टिव तो नहीं है, ठीक है ना, यानी कि लिंकिंग वर्ब का यहाँ रूल नहीं चल पाएगा, ये अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो लिंकिंग वर्ब हटा देते हैं। वैसे भी अगर हम यहाँ पर इज के साथ डाइड या वॉज के साथ अगर डाइड बनाएंगे तो भाई ये बात हमें समझ में आ रही है कि ये पैसिव वॉइस है, और ये अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव तो बनता ही नहीं, ठीक है जी। ये आपको वॉइसेस में मैं बहुत प्यार से डिटेल में समझाता हूँ। हमारे पास एक ही चीज बचती है, कौन सी भाई? ठीक है ना, डूअर यही है जिसके मरने की बात है। इंट्रांजिटिव वर्ब के हिसाब से हम लोगों को यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना पड़ा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो एक मजेदार सवाल हमारे सामने आ गया, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर द क्राउड वॉज वेरी बिग, आपको ये बताना है किस तरह का
मतलब नाउन इसमें यूज किया गया है। अब देखो ये एक नए तरह का सवाल है, आप लोगों को इसको सीखना भी चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि इस तरीके के लिखे हुए सवाल में अंडरलाइन नहीं किया है कुछ भी, ठीक है। अंडरलाइन आपको खुद ढूंढना है। कुछ बच्चे इसको सोचेंगे, इसको सोचेंगे, इसको सोचेंगे। भाई ये लिंकिंग वर्ब है, ये इसकी वजह से एडजेक्टिव है, ये बना एडवर्ब है, तो ये हमारे सामने नाउन है जिसके लिए आर्टिकल डिटरमिनर है। क्राउड लोगों के समूह को कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। आपको स्पेलिंग बतानी है रिजर्वोयर की, ठीक है। एक बार पहले सभी की सभी स्पेलिंग्स को आप ध्यान से देखें। रिजर्वोयर का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है जहां पानी को इकट्ठा किया जाता है, जैसे लेक है, ठीक है ना। तो रिजर्वोयर की स्पेलिंग की अगर हम बात करते हैं तो वोर नहीं, वोर का मतलब तो ईट निकलता है। एक बार फिर से आपको वो कैबिट्स की याद दिला दी, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर तो वैसे भी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर ओ यू आर, वी ओ यू आर बिल्कुल कोई स्पेलिंग नहीं होती है। वी ओ आर के साथ ई भी लगाने की कोई सेंस नहीं है। तो रिजर्वोयर की करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर निकल कर आती है बिफोर बॉम्बे, जिसका मतलब होता है वाटर स्टोरेज लेक, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एफिमरल का मतलब क्या होता है? ठीक है ना जी। एफिमरल का मतलब होता है क्षणभंगुर। क्षणभंगुर का मतलब हमें समझ में आता है जो क्षण में भंग हो जाए, यानी कि जिसे हम कहते हैं क्या, जो कुछ ही देर के बाद खत्म हो जाए। अगर यहां इसका एंटोनिम पूछा जाता तो हम परमानेंट कहते, ये एंटोनिम है भाई, ठीक है ना। लाउड का मतलब शोर है, ये तो आवाज से संबंधित है। मिस्टीरियस का मतलब रहस्य से संबंधित है, तो आप कहेंगे इसको हम टेम्परेरी का मीनिंग सजेस्ट कर देते हैं। यही इसके लिए सबसे सटीक आंसर है, ठीक है मेरे बच्चे। आइए क्वेश्चन 15 को देखते हैं। ही इज सस्पिशियस ऑफ ऑल हिज नेबर्स। अरे मैंने तो बोल ही दिया आपके सामने आंसर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट प्रेपोजिशन लगानी है। ही इज सस्पिशियस ऑफ, ठीक है ना जी। तो सस्पिशियस के साथ हम ऑफ लगाते हैं। ये सस्पिशियस अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ फिक्स प्रेपोजिशन में हम इसके साथ हमेशा ऑफ यूज करते हैं। आप लोगों के सामने ये एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, पूरा का पूरा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। तो इसको एक बार आप पहले अपनी नजरों से निकाल लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आप एक बार इसको जब पढ़ लेंगे तो इसके करेक्ट आंसर्स आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। अब आपसे यहाँ पूछा एंटोनिम क्या होगा प्रेजेंस ऑफ माइंड का। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है एकदम से किसी चीज के लिए सोचने की बात करना। तो सर इनके सारे के सारे सिनोनिम ये है। तो इसका एंटोनिम अगर हमसे पूछा जाता है तो इसका एंटोनिम बनता है पैनिक। पैनिक का मतलब हमें क्या समझ में आता है? जब आपका दिमाग ये समझ ना पाए, सोच ना पाए कि आखिर मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। What qualities of Nelson's character was revealed by this passage? मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता देता हूं बेटा, ठीक है ना। पैसेज को पढ़कर ये आंसर्स बनाए जा सकते हैं, मुश्किल नहीं है। What do you understand by मिजन टॉप? मिजन टॉप का मतलब क्या होता है? तो मिजन टॉप का मतलब होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म अराउंड द लोअर पार्ट ऑफ द मोस्ट नियरेस्ट द स्टर्न, ठीक है ना जी। ये किसी जहाज के स्टर्न का हिस्सा होता है बेटा। क्वेश्चन 19 पर आते हैं। मिडशिपमैन का मतलब क्या होता है? तो मिडशिपमैन का मतलब अपने आप में होता है एक ऐसा ऑफिसर जो निचले स्तर पर काम करता है नेवी में। क्वेश्चन 20 पर आते हैं। व्हाई डिड नेल्सन इंसिस्ट द सर्जन शुड लीव हिम एंड अटेंड टू अदर्स? तो क्यों, इसका कारण सीधा सीधा सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो वो जानता था, ही न्यू he was dying and wanted the surgeon to help others, ठीक है। ये इसका सीधा सीधा मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूं। अब इसको आप पैसेज पढ़कर आराम से देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। और इसी की तरीके की और भी हमारी बहुत सारी क्लासेस सेशंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यू कैन फाइंड दीज थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन करियरविल ऐप। और इसी के साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गोपाल वर्मा पर, टेलीग्राम चैनल पर, सब जगह पर, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को यही सजेशन देना चाहूंगा कि पेपर मुश्किल नहीं होता अगर आपकी तैयारी एक सही इंसान के साथ, एक सही सिलेबस के साथ और एक सही टेक्निक के साथ हो, ठीक है बच्चों। तो बेस्ट विशेस जो बच्चे यूपी पीसीएस की नेक्स्ट बार के लिए तैयारी अब इस वीडियो को देखने के बाद शुरू कर रहे हैं, उन सभी को दिल से बहुत सारी बधाई और बहुत सारी बेस्ट विशेस।